नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल सुनो कहानी पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है 3 जून। मणिका की नई नौकरी से उसे नए जोश से भर देती थी, पर एक डर भी था, अनजान शहर जाकर वहाँ नई जिंदगी शुरू करना। पति के बाद हुए खालीपन को मणिका के अपने बेटे साहिल की जिम्मेदारियों से भर दिया था। एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की 3000 की नौकरी से शुरुआत करके आज 4 साल बाद मणिका को दिल्ली के करोल बाग में एक अच्छे होटल में मैनेजर की नौकरी मिल चुकी थी। इन 4 सालों में मणिका ने अपने बेटे को संभाला, ससुराल के ताने सुने और साथ ही साथ MBA भी पूरी की। पर कास्कत जैसे शहर में जाने वाली मणिका के लिए दिल्ली वाकई एक बड़ा शहर था। बेटे को माँ के पास छोड़कर मणिका दिल्ली आ गई। होटल में ही रहने लगी, क्योंकि होटल में रहने का पूरा इंतजाम था। साथ ही साथ वह साहिल की पढ़ाई का साल पूरा हो जाए और वो उसे दिल्ली ले आना चाहती थी। आलीशान कमरा और चहल पहल वाला करोल बाग, कान में हेडफोन लगाए लड़के लड़कियां उसे किसी दूर देश के प्राणी जैसे ही लगा करते थे। ऑट कल्चर से कोसों दूर थी मणिका, फिर भी उसे ये सब देखना और उनकी बातें सुनना अच्छा लगता था। उस नए नवेले कमरे में रहते हुए 3 हफ्ते बीत चुके थे और अभी भी मणिका वहाँ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाई थी। रात का सन्नाटा तोड़ने के लिए मणिका टीवी चलाकर सोया करती थी। मोबाइल की घड़ी 8:23 बजा रही थी कि अचानक दरवाजे पर सुर में खटखट सी हुई, जैसे किसी का कोई खास सिग्नल हो। 3 बार बजने के बाद वो खटखट सी बंद हो गई। दरवाजे की संद में से किसी की परछाई सी नजर आ रही थी। कई बार कौन है का आवाज ना मिलने पर मणिका ने दरवाजे के छेद में से झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था। मणिका के हाथ पैर फूल गए और उसका शरीर पसीने पसीने हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे ही खड़ा है, और झटके से मणिका की आंखें खुल गई। माथे पर से पसीना पूछते हुए मणिका ने मोबाइल उठाया। वक्त हुआ था 8 बजे 23 मिनट, और फिर अचानक वही खटखट दरवाजे पर सुनाई दी, और उसी तरह 3 बार बजा। मणिका चुपचाप उठी और दरवाजे के छेद को परखने लगी। बाहर एक महिला वेटर थी। पसीना पोंछते हुए मणिका ने दरवाजा खोला। क्या हुआ? मणिका ने सवाल किया। मैडम, वो दूसरे ब्लॉक का एक AC फेल हो गया है।
वेटर ने जवाब दिया। पर तुमने ऐसे दरवाजा क्यों खटखटाया? कैसे मैडम? मणिका ने वो विशेष दस्तक वेटर को बजा के सुनाई। नहीं मैडम, मैंने तो डोरबेल बजाई थी, दरवाजा तो खटखटाया ही नहीं। ये सुनकर मणिका के होश ही उड़ गए। फिर संभलते हुए बोली, अच्छा वो मैकेनिक को फोन कर दो कि एसी को चेक कर ले। दरवाजा बंद करते ही मणिका ठंड से कांपने लगी। रोंगटे खड़े हो रहे थे और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी रात उस अजीब सी जद्दोजहद में काटने के बाद सुबह मणिका अपनी नौकरी पर थी, पर वो किसी को भी बता न सके कि उसके साथ रात में क्या हुआ था। शायद उसके सहकर्मी उसे अंधविश्वासी समझते या फिर उसका मजाक उड़ाते। इस भावनाओं सी घिरी हुई मणिका ने चुप रहने ही उचित समझा। कुछ रातों तक दहशत से सो न पाने के बाद धीरे धीरे स्थिति संभलने सी हो गई थी। अपनी वार्षिक परीक्षाएं खत्म कर के साहिल भी अब मणिका के पास आ चुका था। एक शाम जब मणिका अपने कमरे में लौटी तो साहिल ने उसे बताया कि उसका दोस्त ने पहले दीवार पर कई चित्र बनाए और फिर जादू से गायब कर दिए। मणिका ने अपने 3 साल के बेटे की कल्पनाशीलता मानते हुए खारिज कर दिया, पर हर रोज साहिल अपने उस अजनबी दोस्त के किस्से सुनाने लगा। चिंतित माँ को वो दरवाजे वाली घटना याद आ गई और कुछ दिनों में उसने अपने कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। कैमरा लगवाने के 1 हफ्ते तक मणिका को कुछ खास नजर नहीं आया, पर एक दिन जब मणिका होटल के किचन का दौरा करके अपने चैम्बर में लौटी तो देखा कि कमरे में पलंग की स्थिति बदली हुई थी। छोटा सा साहिल पलंग को टस से मस भी नहीं कर सकता था। वो तुरंत अपने कमरे की ओर भागी और वहां हर चीज जैसी की तैसी थी। घुसते ही बेटे को बताया कि उसका दोस्त आया था और उसने पलंग को उठाने का जादू दिखाया। मणिका साहिल को उठाकर सीने से लगाकर बैठ जाती है। अब उसे विश्वास हो चला था कि जरूर कोई ताकत ऐसी है जो उसके कमरे में मौजूद है, उसके और साहिल के अलावा। पर वो क्या थी और क्यों थी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने इंटरनेट पर होटल का पूरा इतिहास निकाला, पर 30 साल पुराने उस होटल में ऐसा कुछ भी नहीं घटा था जिस पर शक किया जाए। शाम होने को थी पर मणिका अपने कमरे में जाने को तैयार नहीं थी। तभी अचानक उसके कैबिन का दरवाजा ठीक उसी अंदाज में खटका जैसे उसके कमरे में खटका था। 3 बार हुई उस खटखट को सुनकर
साहिल झट से कुर्सी से पर कूद कर बोला, माँ देखो, मेरा दोस्त आ गया। घबराई हुई मणिका ने साहिल को उठाकर सीने से लगा लिया। कुछ रास्ता सूझता ना देख मणिका ने मुख्य दरवाजे पर से एक गार्ड को बुलाया। गार्ड के साथ अपने कमरे में चलने का मन बनाने लगी। साहिल को गोद में उठाए मणिका ऐसे संभाल कर चल रही थी जैसे कोई नट अपनी रस्सी पर चल रहा हो। मैडम, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? गार्ड ने मणिका से पूछा। नहीं नहीं, नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगी? इतना कहकर मणिका अपने बेटे के साथ अपने कमरे में पहुंच गई। विभत्स सा संकट था वहां। ऐसा लग रहा मानो कोई कब्रिस्तान या मरकट है। पर इन सब से अनजान साहिल अपने में ही मगन था। माँ को इधर उधर की बातें बताई जा रहा था। माँ सुन रही हो ना? वो जो दोस्त है ना, वो अकेले अंकल से बहुत डरता है। जब भी उसके अंकल आते हैं वो बाथरूम में छुप जाता है। मणिका कहीं और ही पर थी। हल्के हल्के कानों से उसके साहिल की बातें सुनी तो मस्तक तक पहुंचने में चंद सेकंड लग गए। क्या अंकल? हाँ, इसलिए वो 3 नॉक का सिग्नल दे के आता है। अगर उसके अंकल नहीं होते मैं दरवाजा खोल देता हूँ। और उसके अंकल कहाँ हैं? माँ, वो सभी यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? पता क्या? पर दोस्त बता रहा था कि स्टोर में रहते हैं वो। मणिका की सांसें फूल गईं, पर फिर भी पूरी हिम्मत जुटाकर मणिका ने स्टोर का दरवाजा खोला। कमरे का बल्ब जलने ही उसके होश फक्ता हो गए। दीवार पर पेंट छूटने की वजह से कई आकृतियां बन गई थीं और ये आकृतियां इतनी स्पष्ट थी कि लगता था किसी चित्रकार ने मेहनत कर अजीब नमूना है। इस आकृतियों में एक कुत्ता जो कि जर्मन शेफर्ड लगता था, एक मूठे मोड़ की लाठी, एक बाल्टी, एक जला हुआ चेहरा, एक टोपी लगाए शख्स की तस्वीर थी। मानो कोई कहानी कहना चाहता हो। कुत्ता, लाठी, बाल्टी, जला हुआ चेहरा, टोपी वाला इंसान। क्या हो सकता है इन सब संकेतों का मतलब? क्या कोई घटना हो गई थी? मणिका खुद से ही बातें किए जा रही थी। तभी उसका ध्यान साहिल पर गया और वो पूछ बैठी, बेटा, तेरा ये दोस्त दिखता कैसा है? माँ, वो ना बड़े बड़े बाल रखता है और सिर पर एक गोल टोपी लगाता है जिसमें किनारे पर झल्लर होती है। उसकी शर्ट में बटन के पास बहुत डिज़ाइन होती है और ऊपर का आधा खुला और कोट पहनता है। उसके जूते ना बड़े बड़े हैं
घुटनों के नीचे तक आते हैं और अपने पैंट को भी उसी में दबाता है। साहिल ने जो कुछ बताया उससे मणिका के दिमाग में एक तस्वीर सी उभरी। उसने साहिल के व्याख्यान के अनुसार इंटरनेट पर खंगालने तो पता चला कि सन 1800 के आसपास ऐसे कपड़े अंग्रेज अपने बच्चों को पहनाते थे। अब मणिका को दिमाग में ये तो स्पष्ट था कि यहाँ कोई होने वाली घटना का संबंध इन 10, 20 या 50 साल से नहीं, ये कम से कम 100 से 200 साल पुरानी थी। पर इसके बारे में कोई कुछ बताता क्यों नहीं? अगर ऐसी घटना मेरे साथ घटी है तो मुझसे पहले के मैनेजरों के साथ भी घटी होगी। यही सब सोचते सोचते मणिका की आंख लग गई। साहिल बहुत पहले ही सो चुका था। रात के 3 बजे जब मणिका की आंख खुली, उसे ऐसा लगा कि वो अपने कमरे में नहीं बल्कि किसी और के कमरे में है। उसकी डिजिटल घड़ी की जगह घंटा वाली बड़ी सी घड़ी लटक रही थी। बगल में तिपाई पर एक कैलेंडर रखा था जिस पर तारीख थी 3 जून 1834। कमरे के कोने में वही गोल हैट रखी थी जो स्टोर रूम की दीवार पर बने आदमी के सिर पर थी, और दीवार पर एक शिकारी की तस्वीर थी जो हाथ में बाघ की खाल लिए खड़ा था। सामने एक व्हीलचेयर पड़ी थी और उसके बगल में एक अखबार पड़ा था। मणिका ने पलंग से उतरकर वो अखबार हाथ में ले लिया। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था इंडिया गैजेट और तारीख पड़ी थी 3 जून 1834। उस पेपर में से कुछ कटिंग काटी गई थी। शायद कोई महत्वपूर्ण खबर होगी। वहीं कोने में एक कुत्ते के खाने के बर्तन रखा था और खिड़कियां बड़ी और आलीशान पर्दों से ढकी हुई थी। देखने में किसी बड़े आदमी का कमरा महसूस होता था। अचानक सब कुछ धीरे धीरे गायब सा होने लगा। व्हीलचेयर आराम कुर्सी में बदल गई। बड़ी सी खिड़कियां छोटी सी हो गई। कमरा फिर उसी पुराने लबो लुआब में नजर आने लगा। एक चीज नहीं बदली थी, वो थी उस शिकार की तस्वीर। फ्रेम में से तस्वीर निकालकर मणिका ने स्कैन कर कंप्यूटर पर डाली और उसे ही गूगल में सर्च किया। उसने उसका नाम दिया विलियम फेयरली। अचानक मणिका को लगा जैसे हवा का एक साया उसके कानों पर से गुजर गया और कानों के पास जैसे किसी ने धीरे से फुसफुसाया मणिका। उस दहशत से भरी आवाज में मणिका उठकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा मानो मणिका ने उस घटनाओं को कोई नब्ज पकड़ ली हो। गली में लटके दुर्गा माँ का लॉकेट को हाथ में लेकर
मणिका ईश्वर से प्रार्थना करे जा रहे थे। उसे चिंता थी तो बस साहिल की। कमरे की सारी लाइट जो जलाकर मणिका अपने बेटे के सिरहाने बैठ गए। वो धीरे धीरे साहिल के सिर पर हाथ फेर रही थी।